हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो आज हम लोग करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो हम लोग कवर किए थे कुछ पोस्टुलेट्स था, उसके बाद किसी गैसेस मॉलिक्यूल के द्वारा जो कंटेनर ऑफ द वॉल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसके बारे में लास्ट में पढ़े थे। और पढ़े थे वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीड जो होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, आरएमएस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले तो उसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आज। उसके बाद मीन फ्री पाथ और कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ जो दिया गया है आइडियल गैस के लिए, उनको हम लोग आज कवर करेंगे। तो ध्यान से देखना, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में कंसेप्ट पढ़े हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। उस पर क्वेश्चन हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो आज उस क्वेश्चन को हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे अलग टाइप का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज सेम एज दैट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द अनदर गैस एट 47 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है कि हमें एक गैस दिया हुआ है जिसका टेम्परेचर बताना है क्या होगा कि एक दूसरे गैस है जिसका टेम्परेचर 47 डिग्री पे जो आरएमएस स्पीड है उसके बराबर ही दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस जो दिया हुआ है एंड सेकेंड गैस 64 एंड 32 दिया हुआ है। तो हमारे पास दो गैसेस मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या था। तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जो VRMS है इसका फॉर्मूला होता था √3RT/m, और m क्या होती है? मॉलिक्यूलर वेट। अगर इसको हम लोग सिर्फ इसका वैल्यू निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग बोले थे कि केजी में रखेंगे, लेकिन अभी हम लोग रेशियो निकालेंगे तो केजी रखें चाहे जनरल उसका यूनिट में रख दे, मतलब जो भी दिया हुआ है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमारा आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला था। तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल है और दोनों मॉलिक्यूल का कह रहा है कि आरएमएस स्पीड सेम होनी चाहिए अलग अलग टेम्परेचर पे, मतलब एक का टेम्परेचर तो अपने को दिया है और दूसरे का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो चलो, तो पहले मॉलिक्यूल का आरएमएस स्पीड जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के आरएमएस स्पीड के बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग एडजेक्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि पहले वाले का 3R, देखो 3 कांस्टेंट, R तो कांस्टेंट रहेगा, और पहले वाले का टेम्परेचर हम लोगों को पता नहीं है तो टेम्परेचर को हम लोग T लिख दिए, और मॉलिक्यूलर वेट जो है फर्स्ट वाले का दिया हुआ है 64, तो यहाँ पे हम लोग 64 प्लेस कर देंगे। उसके बाद सेकेंड मॉलिक्यूल जो है, सेकेंड मॉलिक्यूल का देखो टेम्परेचर जो अपने को दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, लेकिन हम इसको जब भी रखेंगे तो इसको केल्विन में रखेंगे। तो केल्विन में लिखने के लिए 273 इसमें ऐड करते हैं हम लोग। और केल्विन के पास कोई भी डिग्री नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ये शुरुआत में हम लोग बात किए थे। तो सॉरी 47 है, 47। तो इसको कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 730 हो जाएगा, और 11 1 12। तो कहने का मतलब है कि ये आ गया 320 केल्विन। और सेकेंड का जो टेम्परेचर T आएगा वो भी हमको केल्विन में ही आएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, केल्विन में इनसे छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपने को। तो चलो यहाँ पे 3R और टेम्परेचर तो अपने को पता चल गया कितना है 330, मतलब 320, और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे और दोनों को क्या दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर जैसे करेंगे तो रूट खत्म हो जाएंगे। तो रूट खत्म होने के बाद अपने को यहाँ पे मिलेगा 3RT डिवाइड बाय 64 इक्वल टू 3R 320 डिवाइड बाय 332। तो अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल होने वाला है, 3R कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो तो ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो चुका है। तो टेम्परेचर जो अपने को मिल गया, यहाँ से टेम्परेचर का वैल्यू मिल गया कितना, टेम्परेचर आ जाएगा 640 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पे जाकर के दोनों मॉलिक्यूल का क्या कहते हैं, ये जो बराबर हो जाएगा आरएमएस स्पीड। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये केल्विन में अगर डिग्री सेल्सियस में करना है तो 273 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो 273 जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा, ये देखो 640 माइनस 273 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, और इधर से आ जाएगा 5 या 3।
तो 367 है, टी का वैल्यू 367 डिग्री सेल्सियस है। तो चाहे तो हम इसको डिग्री सेल्सियस में भी आंसर छोड़ सकते हैं और केल्विन में। ऑप्शन में देखना है कि हमको दिया क्या हुआ है। ऑप्शन में केल्विन है तो केल्विन में छोड़ देंगे, अगर आंसर हमारा डिग्री सेल्सियस में है तो उसको डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए 273 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब इसमें से 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ पूछता आप जैसे मान के चलो कि आरएमएस स्पीड सेम कर दिया, अगर उसी तरह से एवरेज स्पीड भी सेम कर देता, चाहे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी कर देता, तो कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है अपने को बेसिक से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला हम लोग लाए हैं वो तो मान करके चलो कि एक एवरेज फार्मूला हमको आया था, उसमें कुछ एजम्पशन भी था, एजम्पशन होने के बाद हम लोग इसको लिखे थे। तो यहाँ पे हमको कुछ मतलब कि मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसका स्पीड अलग अलग दिया हुआ था। कहा कि जो द 12 मॉलिक्यूल हैव द फॉलोइंग स्पीड इन द आर्बिट्री यूनिट। आर्बिट्री यूनिट करने का मतलब है कि जितने भी मॉलिक्यूल है सबके पास सेम यूनिट होगा, हो सकता है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में हो, चाहे मीटर पर सेकंड में हो, चाहे किलोमीटर पर आवर में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सारा का स्पीड जो दिया हुआ सेम दिया हुआ है। तो जो यूनिट होगा उसी यूनिट के अंदर आंसर आ जाएगा अपने को। तो सबसे पहले कहा कि मीन स्पीड क्या है, तो मीन मतलब एवरेज वैल्यू है। तो मीन स्पीड जब हमको निकालना है तो उसके लिए कुछ सोचना नहीं है। जैसे कि अगर वी मीन निकालना है तो मीन स्पीड मतलब सबका एवरेज ले लेंगे हम लोग, तो फटाफट कर देते इसका एवरेज। 5 + 2 + 2 + 6 + 0 +4 + 1 + 3 4 + 1 + 3 +5 + 1 + 5 +3। देखो 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है। तो डिवाइड बाय क्या कर देना है, 12 कर देना है। चलो डिजिटल बोर्ड का फायदा उठाते हैं। अब तो लाइन सीधा हो जाएगा। डिवाइड बाय 12। तो अब इन सबको कैलकुलेट कर करके हम लोग लिखेंगे, कैलकुलेट कर देखो कितना आने वाला है। तो 3 5 8 9 14 17 18 4 22 6 28 30 32 37। तो ये आ गया 37/12। अब जो भी यूनिट में हो उसी यूनिट में ये आंसर आ जाएगा ये अपने को। ये आरएमएस स्पीड, सॉरी ये मिल गया एवरेज स्पीड। अरे रुको, तो एक तो हम लोग फाइंड कर लिए। उसके बाद क्या है, आरएमएस स्पीड है। तो आरएमएस स्पीड हम लोग निकालते कैसे थे। तो आरएमएस होता था पहले स्क्वायर, उसके बाद फिर मीन, फिर रहते थे उसका रूट। तो जितने भी टर्म दिया हुआ उसका सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। आरएमएस का वैल्यू ही ऐसा होता था, देखो VRMS करना है तो VRMS, तो सबसे पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है, फिर उसका रूट लेना है। तो अब देखो यहाँ से हम लोग करेंगे तो सबसे पहले सारे टर्म का स्क्वायर करो। तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, यहीं से देख लो। 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, फिर इसका 4, फिर 36। 0 का स्क्वायर तो 0 ही रह जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, फिर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में 9 और डिवाइड बाय 12। क्यों, देखो अभी तो ये सबका स्क्वायर ले लिया, अब मीन लेने के लिए क्या करेंगे, उस सबका स्पीड का हम लोग डिवाइड मीन ले लेंगे। तो जितने भी है सबको आरएमएस निकालने का तरीका क्या है, सबको स्क्वायर कर दिए, उसके बाद मीन ले लिए। तो मीन कैसे निकालते हैं, टोटल टर्म को ऐड करके उतना नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो फिर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं 12 से। तो ये देखो स्क्वायर कर दिए, मीन ले लिए, उसके बाद रूट लेना है। तो रूट लेने के लिए हम लोग चलते हैं। तो रूट हम लोग इसको यहाँ पर ले लेते हैं। ये हो गया, टोटल रूट में आएगा, ये
12 भी रूट के अंदर आ जाएगा। तो अब इसको ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा इसको हम लोग लिख देते हैं। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9, 5, 14, 15, 20, 29, 30, 36, 42, 4, 46, 50, 5, 55। तो 55 हुआ, कैरी बचा 5। तो देखो 7, 9, 10, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 12। ये है क्या RMS स्पीड। आप जो भी यूनिट होगा ये उसी यूनिट में आ जाएगा ये। तो अगर हम मान के चलो कि हमारे पास फॉर्मूला नहीं, अगर कुछ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो ये बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद लास्ट में है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता था कि जो हमारे पास गिवन स्पीड जो भी दिया उसमें सबसे ज़्यादा कौन से स्पीड का चांस आने का। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल है, मतलब कौन सा स्पीड है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो 5 को देखते हैं, तो एक बार, फिर उसके बाद 2, 3 और उसके बाद 2 को देखो, तो देखो 1, 2 ही बार आया है, 6 एक ही बार आया है, 2 ही बार आया है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है, सबसे ज़्यादा कौन से स्पीड के चांसेस है, इसका मतलब यही होता है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब कि प्रोबेबिलिटी टाइप का कुछ टर्म है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार जो स्पीड रिपीट हुआ है वो कौन सा है, 5 है। तो हम सीधा यहाँ पे इसको 5 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 5 यूनिट लिख सकते हैं। इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा हम लोग देख करके इसको राइट डाउन कर दिए। तो लास्ट क्लास में थ्योरी दिए थे इसका, और आज इसके ऊपर कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल दे दिए हैं। अब जो भी क्वेश्चंस आएगा वो इसी बात को रिगार्डिंग आएगा, इसी को घुमा फिरा करके आगे पीछे कुछ कर सकता है। कभी कभी टेम्परेचर दे करके मोलिकुलर वेट बेस दे या सब कुछ दे करके तुम्हें RMS स्पीड, एवरेज स्पीड और मीन स्पीड भी पूछ सकता है। तो चलो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। एक मिनट पकड़िए। तो उसके बाद हम लोग मीन फ्री पाथ देखते हैं। मीन फ्री पाथ क्या है, इसको बात को समझो पहले। अगर गैसेस मॉलिक्यूल है तो गैसेस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में टक्कर करते रहते हैं, मतलब कोलाइड करते रहते हैं। तो कोलिजन के दौरान जो कंसेक्यूटिव कोलिजन के दौरान जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फ्री पाथ बोलते हैं। तो यहाँ पे द पाथ ट्रेवर्स बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन द 2 सक्सेसिव कोलिजन, मतलब 2 कोलिजन करने के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ। अब एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बल्क में होते हैं। जैसे कि मान करके चलो कि एक मोल अगर हम ले लें तो उसके अंदर कितना 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है जिसको हम लोग फ्री पाथ कहते हैं। जैसे मान करके चलो कि हमारे पास ये सारे मॉलिक्यूल हैं, ये टक्कर मान के चलो यहाँ पे किया, उसके बाद टक्कर यहाँ पे किया, फिर टक्कर यहाँ पे किया। तो फ्री पाथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये λ1, फिर ये λ2, ये λ3। तो इसी तरह से n नंबर ऑफ कोलिजन किया है। तो टोटल का अगर हम एवरेज ले लें तो उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। यहाँ पे देखो पाथ मतलब क्या हुआ, रास्ता। फ्री किसका मतलब, कहने का मतलब कितना देर तक वो मॉलिक्यूल फ्री रहा, मतलब टक्कर का, मतलब जब टक्कर हो जाएगा तो उससे उसके बाद तो फ्री नहीं है, मतलब जिस दौरान टक्कर हो रहा है ये बीच में जो फ्री रास्ता इसको मिला, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ। लेकिन फ्री पाथ का क्या हमको लेना है, मीन फ्री पाथ। तो कहने का मतलब उसका एवरेज ले लेंगे। तो ये कह रहा है कि द फ्री पाथ ट्रेवर्स बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन विथ अनदर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द फ्री पाथ। तो ये हो गया फ्री पाथ। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टक्कर करते हैं, उस टक्कर के दौरान जो बीच में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ बोलते हैं। उसके बाद सिंस ऑल द फ्री पाथ आर नॉट ऑफ द सेम लेंथ, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल का फ्री पाथ होता है वो सेम नहीं हो सकता है, सबका अलग अलग होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि सारे जितने भी मॉलिक्यूल का फ्री पाथ है उन सबका एवरेज ले लेंगे। तो यहाँ पे कहा है एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल्स बिटवीन द 2 सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, मतलब एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल। तो ये जो मीन फ्री पाथ होता है इसको हम लोग दिखाते हैं लैम्डा से, इसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। और इसका डेरिवेशन कैसे आया नहीं आया इससे अपने को मतलब नहीं है, मतलब कि इसका सीधा हमको फॉर्मूला है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल लेने के बाद ये फॉर्मूला जो हम लोग लिखने वाले हैं अभी हम वही अपने को सिलेबस में याद रखना है। तो ये होता है 1 डिवाइड बाय √2 पाई d², और यहाँ पे लिख देते हैं NV। अब टोटल टर्म का बारे में बताते हैं। तो देखो यहाँ पे
√2 पाई के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर मान के चलो कि ये है डायमीटर ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल, ये है डायमीटर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। अब ये डायमीटर क्या होता है इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है। देख लो यहाँ पे, अगर मान के चलो कि ये गैसियस मॉलिक्यूल है, क्योंकि हम लोग मान लिए थे गैसियस मॉलिक्यूल के तो कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, तो इसका ये डिस्टेंस जो मतलब एक सेंटर से, अगर सेंटर से आने वाले जो एक साइड से दूसरे साइड तक होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डायमीटर d से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो n है अपने पास, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझो, कहने का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम मान लें कि हम एक यूनिट वॉल्यूम ले लिए, यूनिट वॉल्यूम क्या है कि 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर हाइट, 1 मीटर जो ब्रेथ होनी चाहिए, ब्रीथ होनी चाहिए, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मिला करके अगर हम एक क्यूब ले लें, 1 मीटर क्यूब का अगर हम एक कोई क्यूबॉइड ले लें या कोई वॉल्यूम ले लिए, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम लोग NV से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान के चलो कि इसी को NV को हमको लिखना है, कि इस NV को क्या लिखेंगे, तो ये NV जो है इसको हम लिखिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को n मान लेते हैं। अगर मान के चलो कि वॉल्यूम V दिया हुआ है तो इसको n डिवाइड बाय V लिख सकते हैं। अब देखो कि हमको ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है, ये फॉर्मूला के टर्म में हमको कुछ आइडिया ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग प्रेशर से, टेम्परेचर से रिलेट करेंगे कि किस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पे या टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किस तरह से उसका मीन फ्री पाथ पे इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को लगा कर एक बार देखते हैं, कुछ रिलेशन लाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। चलो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि PV = nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो अब यहाँ से अपने को थोड़ा सा और इसको डिराइव किए थे, P × V लिख दिए। ये जो होता है नंबर ऑफ मोल होता है, तो मोल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टोटल नंबर डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू R × T। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दो कि इसको हम लोग P = n/v इंटू R/na, सॉरी यहाँ पे T होता है, सॉरी ये क्यों लिख दिया हम, यहाँ पे T टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर को हम लोग जब भी इस तरह फॉर्मूला में रखेंगे तो केल्विन में रखेंगे, I × T। तो अब तुम ध्यान से देखो कि ये जो n/v है वही तो है ये NV। तो यहाँ से हम लोगों को जो NV का फॉर्मूला मिल गया है, NV को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिखते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, KB होता है, R/na जो होता है उसको KB बोलते हैं। तो यहाँ से अपने को मिल गया है P डिवाइड बाय KB × T। तो अब जहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ उसकी जगह पे हम लोग लेमडा का वैल्यू एक और लिख सकते हैं, लेमडा = ये KB ऊपर चले जाएगा, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर डिवाइड बाय √2 पाई d² इंटू P। देखो अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में है। इसको हम चाहें तो थोड़ा सा और इसको R के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक कांस्टेंट तो मान करके चलो तुम्हारे पास ये है कि जो, चलो KB का वैल्यू तुम लोग जानते ही रहते हो कि 1.38 × 10⁻⁻23 होता है। अब इसको थोड़ा सा हम और एक्सपेंड कर करके ऐसे लिख सकते हैं कि देखो अगर हम यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर Na से मल्टीप्लाई कर दिए, Na मतलब क्या है, एवोगाड्रो नंबर इंटू KB डिवाइड बाय T, ये हो जाएगा √2 पाई d² Na × P। तो देखो n × A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R लिख सकते हैं। तो जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है, तो इसको हम लोग इसको हटा करके
इसको हटा करके RT लिख सकते हैं। चलो अब तो समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग RT या डिवाइड बाय √2π d² Na इंटू पी। तो ये फॉर्मूला से क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखेंगे जो मीन फ्री पाथ जो अपने पास है वो कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है। अगर मीन फ्री पाथ को देखेंगे, लैम्डा जो अपना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। चलो इसको हटाओ। यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि लैम्डा जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, लैम्डा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। तो इस तरह से आओ देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का डायमीटर का स्क्वायर है। अब देखो डायमीटर का अगर वो स्क्वायर है तो वॉल्यूम का पावर 6 हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr होता है। तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम में देखेंगे तो यहाँ से हम लोग रिलेट करते हैं वॉल्यूम के पावर 6 के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। तो अगर हम यहाँ से इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहे तो फटाफट ड्रॉ कर सकते हैं। चलो तो इसका अगर कभी कभार ग्राफ भी पूछ देता है कि मीन फ्री पाथ का, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पे मेन फ्री पाथ वर्सेस टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के साथ देखेंगे तो ये डायरेक्टली क्या है कि ये y = mx जैसा ग्राफ हो जाएगा। इसको हम लोग रिलेट कर दें y से, और टोटल टर्म कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर को वेरिएबल कर देते। तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, एक m जैसा टर्म हो जाएगा, और टेम्परेचर जो होगा वो x की तरह बिलोंग करेगा। टेम्परेचर x की जगह पे आ गया और टोटल टर्म जो आ गया वो कांस्टेंट होकर के m हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, ये ओरिजिन से पास करेगा। उसके बाद अगर हम प्रेशर के साथ देख लें, प्रेशर और डेंसिटी जो होते हैं वो लगभग सेम टाइप का होते हैं। मतलब कि प्रेशर और डेंसिटी एक ही जैसा। अगर किसी भी मटेरियल का अगर हम डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। तो चाहे वो प्रेशर का हो चाहे डेंसिटी का हो, सॉरी वेवलेंथ वर्सेस प्रेशर, वेवलेंथ वर्सेस प्रेशर, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। देखो यहाँ से इस पी को इधर भेज देंगे तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अगर हम इसके साथ रख दें डेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, तब भी ये कुछ ऐसा ही आएगा, लेकिन इसका स्लोप जो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फ्री पाथ को देख ले कि फ्री पाथ को लिखने का तरीका क्या है। सीधा दिमाग में रखो कि 1/√2π d² NV, NV क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये मीन फ्री पाथ है। तो कभी कभार इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्ट लगाने की जरूरत है नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस ये तुम्हें फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ये फॉर्मूला याद कर लो, उसी से डिराइव कर करके ये ला सकते हो। खास करके देखो यहाँ पे KBT डिवाइड बाय 2√2π d² इंटू प्रेशर। अच्छा, उसी को हम लोग RT के फॉर्मेट में कर दिए हैं। तो ये हमारा फ्री पाथ हो गया। क्लियर है? लिखना चाहते हो तो इसको आराम से पॉज करके लिख सकते हो। बढ़िया, आ गए। अब उसके बाद हम लोगों को आइडियल गैस के लिए जो कुछ लॉ पढ़ना है, तो देखो हम लोग फिजिक्स में जो है ना, जो अपने काम का चीज़ है उसको ही पढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस तो हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो हम लोग फिजिक्स के रिगार्डिंग जितना जरूरत है उसको ही सिर्फ पढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो हम 3 लॉ ही पढ़ाएंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ पढ़ाएंगे। अगर वहाँ पे देखोगे तो एवोगाड्रो लॉ भी होता है, डाल्टन पार्शियल प्रेशर भी होता है, और डिफ्यूजन का भी कुछ लॉ होता है। तो वो सब हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे या पढ़ चुके हो तो वहाँ पे देख लेना। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो अपने पास बॉयल्स लॉ क्या कहना है। बॉयल्स लॉ कहता है कि एट गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर बोलने का मतलब है कि टेम्परेचर कैसा अपना ये कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस होगा। मतलब कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये किस तरह से आया है, इसको हम लोग लास्ट क्लास में जो डेरिवेशन किए थे उससे ही हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान से देखो कि लास्ट क्लास में लिखे थे प्रेशर इक्वल टू 1/3 ρV/RMS का स्क्वायर लिखे थे। अब ये डेंसिटी कैसे लिखते थे, टोटल मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं प्रेशर को 1/3, एक मॉलिक्यूल का मास हम लोग माने थे m और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n था।
तो m इंटू एन, अगर मान कर चलो कि एक मोलिक्यूल का मास है 10 ग्राम और 2 मोलिक्यूल है तो 10 गुने 2 कर देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे एक मोलिक्यूल का मास जो है स्मॉल m है और टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितना माने थे कैपिटल N और डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो ये हो गया डेंसिटी और ये हो जाएगा VRMS का स्क्वायर। और VRMS का स्क्वायर या VRMS जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये देखो यहाँ से VRMS क्या होती है √3RT/m होता है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि VRMS का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो अब यहाँ पे गिवन टेम्परेचर बोल दिया, तो इसका मतलब है कि जो गिवन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो VRMS भी कांस्टेंट हो गया। m मास ऑफ द मॉलिक्यूल कांस्टेंट है और टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल भी तो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ से अपने को जो मिल गया है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही कह रहा है। तो इसको हम लोग, ये जो लॉ कह रहा है इसको हम लोग कहते हैं बॉयल्स लॉ, इसको हम लोग बॉयल्स लॉ कहते हैं। इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग लिख देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा से लेकर के आओ। तो इसको इस तरह भेज देते हैं PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से जब भी हमको जरूरत पड़ेगी तो इस तरह से लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। और ये कौन सा लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। अब देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट माने हैं, तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो उस समय आइसो मतलब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम एक बड़ा स्पेशल सा इसका नाम रखते हैं, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो ये जब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर सेम रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस तरह से हम लोग इसको आइसोथर्मल प्रोसेस भी कर सकते हैं। अब देखो अगर हम लोग वॉल्यूम लिखते तो वॉल्यूम क्या होता है मास पर यूनिट डेंसिटी। देखो अगर वॉल्यूम लिखते हैं तो मास बाय डेंसिटी लिखते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो गिवन मॉलिक्यूल है उस गिवन मॉलिक्यूल का मास तो चेंज हो नहीं रहा है, तो वॉल्यूम को अगर हम चाहें तो मास बाय डेंसिटी लिख करके इसको हम थोड़ा सा रिप्लेस कर सकते हैं m/ρ इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो ये कांस्टेंट को इस तरफ डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ से इस लॉग को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P/ρ इक्वल टू कांस्टेंट। देखो वो तो बस ये कहा कि जब डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अगर वॉल्यूम है तो यहाँ से हम लोग PV इक्वल टू कांस्टेंट कर दिए। और वॉल्यूम को देखा जाए तो वॉल्यूम भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है, क्योंकि अगर कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उस मॉलिक्यूल का मास तो चेंज हो नहीं रहा है, तो डेंसिटी तो देखो अगर किसी मॉलिक्यूल को कंप्रेस करेंगे डेंसिटी बढ़ेगा, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब डेंसिटी बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घटेगा और वॉल्यूम कम हो रहा तो डेंसिटी बढ़ेगा। तो यहाँ से इन्वर्स का रेशियो होता है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ भी कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे कुछ ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर मान करके चलो कि ये हमको दिया हुआ किसी गिवन टेम्परेचर T1 पे, ठीक है, उसके बाद जो क्या है कि इसी में हमको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चंस जो आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। और मान के चलो कि ये जो टेम्परेचर है वो T2 है, क्लियर है। तो कौन सा टेम्परेचर ग्रेटर है, यहाँ पे सिंबल में लिखना है कि यहाँ पे T1 ग्रेटर T2 है या T2 ग्रेटर T1 है। हमें ये समझना है कि T1 ग्रेटर T2 है या T2 ग्रेटर T1 है। तो इसके लिए हम लोग यही ग्राफ से ही देखेंगे। अगर मान लो कि सेम प्रेशर लेते हैं तो प्रेशर के लिए एक वॉल्यूम यहाँ पे आएगा, मान लेते हैं V1, और सेम प्रेशर के लिए एक वॉल्यूम यहाँ पे आएगा V2। और जैसा कि हम लोग कहते हैं कि PV इक्वल टू क्या होना चाहिए
कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर मान के चलो कांस्टेंट रहेगा। तो किसका वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे देखो PV1 ज़्यादा है या PV2 ज़्यादा है। तो PV1 किससे करस्पॉन्डिंग आया, T1 के करस्पॉन्डिंग आया है, और PV2 जो आया है वो T2 के करस्पॉन्डिंग आया है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम अगर कम है तो PV1 का जो कांस्टेंट का वैल्यू आया है वो T1 आया है, और उसी तरह से PV2 करने के बाद जो वॉल्यूम आया है वो T2 आया है। तो प्रेशर तो सेम ही है, अगर जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर उसके करस्पॉन्डिंग ज़्यादा होगा। तो यहाँ जो अपने को ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगी। उसी तरह से हम दूसरा ग्राफ भी देख सकते हैं। अगर हम चाहें तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर भी देख सकते हैं। तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर अगर देखने के लिए हम आएंगे तो टेम्परेचर का वैल्यू तो चेंज करने से रहा, प्रेशर कुछ भी हो जाए टेम्परेचर सेम रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा प्रेशर को चेंज करने पे। और थर्ड ग्राफ अगर हम चाहें वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर भी लिखना, तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर भी कर सकते हैं। तो ये भी सीधा इस तरह से आ जाएगा, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो उससे कोई मतलब वॉल्यूम में चेंज आया है तो प्रेशर में चेंज आया है, प्रेशर में चेंज आया तो वॉल्यूम में चेंज आया है, टेम्परेचर में किसी भी तरह का चेंज नहीं आया है। अगर हम चाहें तो डेंसिटी के साथ भी ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये हमारा था कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ का कहना क्या था, इसको हम लोग देख लिए कि PV इक्वल टू P इंटू V इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो उसी को हम लोग P1 V1 इक्वल टू P2 V2 करके हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन करने के दौरान। तो इस तरह से हम लोग बॉयल्स लॉ को कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अब देखो मेरे भाई, अब चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि चार्ल्स लॉ का कहना है कि एट ए गिवन प्रेशर, जैसे गिवन प्रेशर कह दिया इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अपने पास जो रिलेशन है उसी से हम लोग देखेंगे रिलेशन क्या है। अगर हम देखेंगे तो PV इक्वल टू 1/3 mN/VRMS का स्क्वायर। यहाँ तो डेराइव कर ही लिए थे हम लोग। ये क्या था, डेंसिटी था, तो डेंसिटी को टोटल मास बाय वॉल्यूम लिखे थे, तो वॉल्यूम को इस तरह भेज दिए। तो अब कह रहा है कि अपने पास जो गिवन प्रेशर, इसका मतलब ये प्रेशर कांस्टेंट है तो मास और n कांस्टेंट ही है। तो यहाँ से अपने को साफ साफ दिख रहा है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली इक्वल टू VRMS का स्क्वायर है और ये डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर होता है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही कह रहा था, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा लेना है तो केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब भी सिर्फ टेम्परेचर की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहने का मतलब है कि तुमको केल्विन में ही टेम्परेचर को रखना है। तो अब इसी को हम लोग चाहे तो थोड़ा सा और कर सकते हैं, V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V/T कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब इसको हम चाहे लिखना चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। और एक और रिलेशन अपने पास है, क्या पता है, वॉल्यूम में और डेंसिटी में क्या है, रिवर्स रेशियो है। तो जैसे हम इस वॉल्यूम को हटाएंगे तो यहाँ पे डेंसिटी इनटू टेम्परेचर कर सकते हैं, तो ये भी कांस्टेंट ही आएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ρ इंटू टी भी एक कांस्टेंट है, सिर्फ इसी लॉ से। चाहे तो इसको हम लोग थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। और इसका जो स्पेशल नाम है एक, अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। जब थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे, अभी कुछ कुछ नाम लिख रहे हैं, घबराने की बात नहीं है, बस ताकि तुमको आदत पड़ जाए कि पहली बार जब आता है तो थोड़ा सा अजीब लगता है, जब वही बार बार रिपीट करने लगती है तो फिर यूज्ड टू हो जाते हो। तो आइसोबैरिक प्रोसेस, जब प्रेशर कांस्टेंट तो आइसोबैरिक, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसको कहते हैं हम लोग आइसोकोरिक बोलते हैं। और ये अपना कौन सा है, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। अगर हम चाहें तो अलग अलग टाइप का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो 4 ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का।
वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे टेम्परेचर। अगर हम देखेंगे तो V ये सम कांस्टेंट एंटिटी, तो y इक्वल टू mx जैसा ग्राफ है, तो ये जो हो जाएगा इस तरह का हो जाएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इसका स्लोप देख लो, इसका अगर हम स्लोप देखेंगे तो यहाँ से निकल सकता है। स्लोप अगर देखें तो VT है, तो ये तो हो जाएगा, तो ये इधर जाकर के 1/3 mn/p, तो ये कांस्टेंट टर्म है। अब प्रेशर नीचे में है, तो प्रेशर का वैल्यू अगर देखेंगे बढ़ रहा है तो स्लोप घटेगा, तो इसका स्लोप जो हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगा। क्लियर है? अगर प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा है, अगर मान के चलो तो मैं 2 दे दिया है, इसमें 2 बोल दिया है कि ये एक इस तरह से है और एक इस तरह से है, तो यहाँ पे P1 है और यहाँ पे P2 है, तो इसमें कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, P1 ज़्यादा है या P2 ज़्यादा है? तो हम लोग देख रहे हैं कि जिसका स्लोप कम होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो स्लोप कौन सा ज़्यादा है? ये स्लोप ज़्यादा है और ये स्लोप कम है, मतलब यहाँ पे θ1 देखेंगे और θ2 देखेंगे, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan θ1 इज लेस देन tan θ2, यही रिप्रेजेंट करता है किसको? स्लोप को। तो स्लोप 1 जो है, मतलब स्लोप 2 जो है वो छोटा है किसके रिस्पेक्ट में? सॉरी, ये स्लोप 1 है, ये स्लोप 1 छोटा है स्लोप 2 के रिस्पेक्ट में। तो स्लोप 2 अगर देखेंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ज़्यादा वाले प्रेशर को, क्योंकि हम जानते हैं कि स्लोप जितना छोटा उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो अपना प्रेशर P1 है वो लेस देन प्रेशर P2 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन फंसा फंसा करके पूछता है। और उसके बाद देखो 2 ग्राफ और हैं, देखें यहाँ पे, तो वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो प्रेशर को ऊपर रखो, वॉल्यूम को नीचे रखो, तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा वॉल्यूम को चेंज करने पर। एक ये हो गया पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ ये, और तीसरा भी देख लो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर में कुछ भी चेंज करे प्रेशर में कोई चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज करते ही वॉल्यूम में चेंज आएगा, प्रेशर में कुछ चेंज नहीं आएगी। तो ये ग्राफ नंबर 3 रहा। डेंसिटी के साथ भी बनाना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो कि डेंसिटी के साथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। तो इसका भी अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं आप लोग तो ध्यान से इसको बना सकते हैं कि डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से कुछ इसका ग्राफ भी हम लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, इसको ध्यान से देख लो। चार्ल्स लॉ का क्या कहना था? चार्ल्स लॉ का कहना था कि अगर प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। अब नेक्स्ट कह रहा है गे-लुजेक्स लॉ। तो इसमें क्या रखा है कांस्टेंट? सब तो कांस्टेंट रख दिए हम लोग, टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिए, प्रेशर कांस्टेंट रख दिए, तो अब बचा किसका बारी? वॉल्यूम का। तो कह रहा है एट गिवन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कैसा है? गिवन है, गिवन मतलब कांस्टेंट, 2 बार रिपीट हो चुका है तो अब घबराने की बात नहीं है। तो गिवन वॉल्यूम प्रेशर ऑफ द गैसियस गिवन मास, मतलब अगर वॉल्यूम गिवन है इसका मतलब है कि उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स है तो मास भी फिक्स हो गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर गिवन मास कहे चाहे गिवन वॉल्यूम कहे एक ही बात है, तो प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसका कहना हुआ कि ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का, प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो फिर से रिलेशन वही अपने पास, PV इक्वल टू 1/3 mn/V/RMS का स्क्वायर, और वॉल्यूम तो यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो अपना प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/RMS का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं P/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P/T जो है वो कांस्टेंट है। तो फिर से जब हमको इक्वेशन में इसको यूज करना होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे P1/T1 इक्वल टू P2/T2। क्लियर है? और इसका एक स्पेशल नाम है, जिस तरह से हम लोग दोनों का लिख दिए, जब टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्मल, प्रेशर कांस्टेंट तो आइसोबैरिक, उसी तरह से यहाँ पे क्या कांस्टेंट है?
वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। और यही अपना है गै-लुसेक लॉ। और हम यहां से अगर देखें तो इसका हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिस तरह से सबका करते आए हैं इसका भी कर लो। तो सबसे पहला ग्राफ अगर हम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो प्रेशर इस पे, टेम्परेचर इस पे, तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन होएगा। अब फिर से इसका हम स्लोप देखेंगे तो स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस वॉल्यूम को इस बार इस तरफ भेजेंगे, क्योंकि देखो आरएमएस अगर देखेंगे तो आरएमएस सेम है तो टेम्परेचर सेम हो गया, मतलब टेम्परेचर वेरिएबल है, मतलब ये टेम्परेचर पे रिलेशन है। तो P वर्सेस T कर रहे तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम नीचे आ गया, तो यहाँ पे इसका स्लोप जो आ गया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब हमको फिर से वही पूछते बात जो पहले किए थे प्रेशर के साथ, कि इस पे वॉल्यूम 1 है और इस पे वॉल्यूम 2 है, इस बार उल्टा कर दिए हैं नीचे पे। चलो इसको फिर से वैसे कर देते हैं, इसको मान लो वॉल्यूम 1, इसको वॉल्यूम 2। तो थीटा किसका ज़्यादा है, थीटा 1 ज़्यादा है या थीटा 2 ज़्यादा है, तो थीटा 2 ज़्यादा है। तो थीटा 2 ज़्यादा है तो स्लोप जिसका ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे अपने को पता चल गया कि जो वॉल्यूम 1 है वो ग्रेटर देन वॉल्यूम 2 है। क्लियर। उसके बाद 2 और रहता है, उसको भी ड्रॉ कर लो। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम हो गया है, सॉरी प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। अगर हम प्रेशर में कुछ भी चेंज कर ले, प्रेशर में कुछ भी चेंज कर ले, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आने वाला है। सिमिलरली वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर में कुछ भी चेंज कर ले, वॉल्यूम में चेंज नहीं आने वाला है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख लिए। तो ये तीनों लो हम लोग देख लिए, पहले देखे क्या, बॉयल्स लो, उसके बाद चार्ल्स लो, उसके बाद गै-लुसेक लॉ देख लिए। तो ये तीनों लो हमको ज़रूरत था इसमें, तो इसको हम लोग कंप्लीट किए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ करके एक बार तुम लोग दिमाग लगाओ कि इस क्वेश्चन के अंदर कहा क्या गया है, जब इससे डेटा निकल जाएगा उसके बाद हम लोग फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार ट्राई करो पॉज करके खुद से। कर लिया। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 2 क्लोज कंटेनर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ एयर आर इनिशियली एट 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल। तो समझो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही है, एंड 300 केल्विन टेम्परेचर। इफ द कंटेनर्स आर कनेक्टेड बाय नैरो ट्यूब, इसको एक नैरो ट्यूब से कनेक्ट कर दिया गया है, एंड कंटेनर्स इज मेंटेन एट द 300 टेम्परेचर एंड अदर एट द 400 केल्विन टेम्परेचर, फाइंड द फाइनल प्रेशर इन द कंटेनर। तो देखो पहले इस बात को समझो, क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। तो अपने पास ये 2 कंटेनर हैं, ये 2 कंटेनर है, और इसका कहा गया है कि इनिशियली प्रेशर दोनों का सेम है, तो मान लेते प्रेशर दोनों का P0 है, टेम्परेचर इसका मान लेते T0 है, इसका भी टेम्परेचर T0 ही है। उसके बाद इनिशियली वॉल्यूम जो है वो भी सेम था, वॉल्यूम को भी हम लोग V0 मान लिए। अब क्या किया है कि कुछ देर के बाद इसको ऐसा करते हैं ना, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर करके छोटा कंटेनर बना देते हैं ताकि 2 फिगर एडजस्ट हो जाए अपना। चलो ये इनिशियली था, ये कैसा था, इनिशियली। इस तरह से था। उसके बाद फाइनली क्या किया है कि फाइनली इस कंटेनर को एक नैरो ट्यूब से कनेक्ट कर दिया गया है। ये जो कंटेनर है अपने पास, इसको नैरो ट्यूब से कनेक्ट कर दिया गया है। एक मान लो कि अपने पास एक नैरो ट्यूब कुछ इस तरह से है, जिससे इसे कनेक्ट कर दिया गया है।
अब ये नैरो ट्यूब से जब कनेक्ट किया गया है तो अब इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या निकलेगा। तो ये एक ट्यूब है, सॉरी ये नैरो ट्यूब है, इस ट्यूब से दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। तो अब देखो कि जैसे दोनों में अगर देखेंगे इनिशियली, हाँ जैसे देखो पहले करना क्या है कि अभी इसको टेम्परेचर इसका चेंज किया गया और इसका टेम्परेचर भी चेंज किया गया है। देखो पहले क्या था कि मेंटेन एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड अनदर एट द 2 कलर्स कंटेनर ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द एयर इनिशियली इतना एंड टेम्परेचर इतना। तो इनिशियल टेम्परेचर समता इफ द कंटेनर्स आर कनेक्टेड बाय द नैरो ट्यूब एंड कंटेनर इज मेंटेन एट 3 केल्विन टेम्परेचर एंड द अनदर एट 4 केल्विन टेम्परेचर। हाँ तो देखो अब यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे कि अगर हम टेम्परेचर में चेंज किए, वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट रखें, वॉल्यूम को अगर हम कांस्टेंट रखे हैं तो क्योंकि देखो कंटेनर का साइज तो चेंज हो नहीं रहा है और कंटेनर का साइज चेंज नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में जैसे ही हम लोग देखेंगे तो पी वी इक्वल टू जैसे कि एन आर टी। क्लियर है। अगर ये क्लोज कंटेनर है तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होगा, आर क्या है फिक्स है और वॉल्यूम तो फिक्स ही है। तो इसका मतलब है कि प्रेशर डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर हुआ। तो अब जैसे यहाँ पे टी नोट टेम्परेचर था कितना था, ये टी नोट का वैल्यू 300 केल्विन था, यहाँ भी कितना था 300 केल्विन था। अब जैसे ही इसको 300 केल्विन तो रहने दिए, पहले वाले टेम्परेचर को 300 केल्विन रहने दिए, उसके बाद दूसरे कंटेनर का टेम्परेचर को हम लोग क्या कर दिए हैं बढ़ा करके 400 केल्विन कर दिए हैं। अब जैसे इसका टेम्परेचर को बढ़ाए हैं तो इसके अंदर का प्रेशर भी बढ़ गया होगा और प्रेशर जब बढ़ गया तो इसका मतलब है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल का जो प्रेशर ज़्यादा है तो इसके अंदर डेंसिटी बढ़ा है। अब प्रेशर जब ज़्यादा हो चुका है तो अब इससे हो करके इस तरफ क्या गैसियस मॉलिक्यूल जाना स्टार्ट कर देगा। अब प्रेशर ज़्यादा, जाहिर सी बात है कि एक तरफ प्रेशर ज़्यादा एक तरफ प्रेशर कम है, तो प्रेशर जितना हाइयर प्रेशर से लेकर के लोअर प्रेशर की तरफ एयर जाएगा, मतलब इसके अंदर जो भी एयर मतलब जैसे ही जाएगा तो उसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल को लेते हुए चले जाएगा। तो अब इसका प्रेशर पहले जो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद प्रेशर बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ कि ये प्रेशर फिर इस तरफ आना शिफ्ट हुआ है। जैसे इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा तो इसका प्रेशर भी कहीं ना कहीं मान लेते हैं पी हो गया और इसका प्रेशर भी पी हो गया है। क्लियर। देखो जैसे इसका टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इसका प्रेशर इनिशियली बढ़ गया, मतलब जैसे एक चेंज किए तो प्रेशर बढ़ने के बाद अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल के बीच जो है सो प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से ये नैरो ट्यूब से होता हुआ इस ट्यूब के अंदर आएगा, मतलब इस कंटेनर के अंदर आएगा। तो जैसे ही दोनों कंटेनर का प्रेशर सेम होगा उस सिचुएशन में गैसेस मॉलिक्यूल का आना जाना बंद रहेगा। तो अब इस पूरे कहानी के दौरान देखो क्या चीज़ कांस्टेंट है। अगर देखेंगे तो मान के चलो कि इसमें N1 मॉलिक्यूल था, उसके बाद N2 मॉलिक्यूल इसमें था, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल इधर आया है, इसका कुछ मॉलिक्यूल घटा है, लेकिन दोनों कंटेनर का देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये कंजर्वेशन लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम। तो ये कंडीशन हम लोग लगाएंगे। तो इनिशियली क्या था, पहले का मान लेते N1 था, दूसरे का N2 था। अब क्या हो गया N1 डैश दूसरे का N2 डैश। और जैसा कि हम रिलेशन जानते हैं कि PV इक्वल टू NRT, तो यहाँ से N का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग PV बाय RT लिखेंगे। तो इनिशियली जो था अपने पास क्या था, इनिशियली P नॉट V नॉट बाय RT नॉट, अब प्लस में P नॉट V नॉट डिवाइड बाय RT नॉट इक्वल टू, इसका प्रेशर चेंज कर गया है, वॉल्यूम सेम है और डिवाइड बाय आर तो सेम है। टेम्परेचर कितना हो चुका है इसका टेम्परेचर तो 300 केल्विन ही है। अब प्लस में प्रेशर चेंज किया इसका, उसके बाद रेस मतलब ये आर तो सेम रहेगा, ये 400 केल्विन हो जाएगा। तो अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको कैंसिल करो। तो यहाँ से देखो वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट कैंसिल, आर भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ कॉमन लेकर के हम लोग कांस्टेंट मतलब डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ से अपने को जो बचा है वो बचा क्या, 2P नॉट डिवाइड बाय
300। अब पी नॉट का वैल्यू भी अपने को दिया हुआ है, पी नॉट का वैल्यू बाद में रख देंगे, पुट कर देंगे, अभी रहने दो। इक्वल टू पी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये 2 पी नॉट बाय 300 और डिवाइड बाय यहाँ से अगर हम देख लें पी को कांस्टेंट ले लें तो 1 डिवाइड बाय 300 प्लस में 1 डिवाइड बाय 400। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ऊपर में 400 मतलब 4 प्लस में 1, 4 प्लस में 3 तो 7 हो जाएगा ऊपर। तो इसको अगर हम देखें तो 7 पी डिवाइड बाय 1200। तो यहाँ से जो प्रेशर का वैल्यू आ गया अपने को कितना आ गया है, तो प्रेशर का वैल्यू तो कुछ 0 0 कैंसिल हो गया है, कैंसिल कर ही देते हैं 4 टाइम्स में, तो इधर 8/7 पी, तो आ गया है 8/7 पी, सॉरी पी नॉट, और पी नॉट का वैल्यू अपने को पता है 8/7 इंटू 10 के पावर कितना था वो 1.05 इंटू 10 टू द पावर 5 है। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने को 1.2 10 टू द पावर 5। तो इसको जनरली हम लोग चाहें तो इसको 120 किलो पास्कल लिख सकते हैं, के फॉर किलो, पी फॉर पास्कल, तो पी एक बोलते हैं इसको पास्कल को। तो अब ये जो फाइनल टेम्परेचर सॉरी फाइनल प्रेशर जो आया है उसका दोनों का बढ़ चुका है, क्योंकि दोनों के अंदर एक का टेम्परेचर जैसे बढ़ाए हैं तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाए थे प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ने के बाद क्या हुआ कि ये प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर मॉलिक्यूल्स को भेजा दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जाने के बाद दोनों का प्रेशर बढ़ चुका है, जो इनिशियली जितना भी था उससे ज़्यादा फाइनली अब आया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग निपटा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो कह रहा है फाइंड द मिनिमम अटेनेबल प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस इफ ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन इट्स टेम्परेचर एंड वॉल्यूम्स रिलेटेड एस। तो जब भी एक्सपेंड कर रहा मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो उसका टेम्परेचर इस तरह से रिलेट कर रहा है। तो अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जैसे कि अगर देखो यहाँ से कि हम लोग जैसे लिखते हैं कि पी वी इक्वल टू एन आर टी लिखते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे देखेंगे तो प्रेशर का जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग अभी रहने दो, पी वी इक्वल टू एन आर, जहाँ पे टेम्परेचर है उसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे देखो कि टी नॉट और अल्फा जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा टी नॉट अब प्लस में अल्फा वी स्क्वायर, अल्फा वी स्क्वायर। तो यहाँ से प्रेशर का वैल्यू एन आर तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा टी नॉट बाय वी। ऐसा करते हैं ना, इसको एक बार बढ़िया से लिख देते हैं, एन आर टी नॉट बाय वी, अब प्लस में अल्फा एन आर वी नॉट स्क्वायर बाय वी, जो सॉरी वी स्क्वायर बाय वी कितना हो जाएगा इस तरह से। तो अभी ये एक्सप्रेशन में देख लो कि वॉल्यूम क्या हो रहा है कि प्रेशर पे गैस जैसे एक्सपेंड करेगा तो गैस एक्सपेंड करने के बाद क्या वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो ये टर्म क्या हो रहा है, घट रहा, और ये टर्म बढ़ रहा है। अगर इनिशियली जब देखेंगे वॉल्यूम जीरो है तो प्रेशर इनफाइनाइट है। ध्यान से देखो कि जैसे वॉल्यूम जीरो रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा जीरो। अगर देखेंगे प्रेशर का वॉल्यूम को फिर इनफाइनाइट करके देखेंगे बहुत ज़्यादा अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, और ये टर्म क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं v का एक ऐसा वैल्यू मिलेगा जहाँ पे इसका वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि मिनिमम करना है तो मिनिमम ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर मैक्सिमा मिनिमा का कुछ नहीं कहता तब हम उसमें देखते हैं, लेकिन यहाँ पे कह दिया कि जो भी अटेनेबल प्रेशर है वो मिनिमम होगा। तो अब हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम पे, तो अगर इसको मिनिमम होना है तो इसका मतलब है कि एक ऐसा वॉल्यूम का आएगा जिसके लिए मिनिमम होगा, और उसको निकालने के लिए इसको हम लोग dp बाय
dV करके इसको 0 कर देंगे। अब dP बाई dV करने के बाद जो 0 आएगा तो उसके रिगार्डिंग मुझे V का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और वही V का वैल्यू जैसे इसके अंदर पुट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो क्लियर है? तो हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो जैसे हम लोग dP बाय dV कर रहे हैं, dP बाय dV करेंगे और ये अपना 0 आ जाएगा। तो अगर इसका देखेंगे तो nRT को कॉमन ले लो, nRT नोट कॉमन ले ली तो 1 माइनस V का स्क्वायर अब प्लस में अल्फा NR। तो यहाँ से NR जो है वो कांस्टेंट टर्म है, उसको ख़त्म कर दो, 0 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से क्या आ गया है T नोट बाय V स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से V का वैल्यू जो अपने को आ गया V स्क्वायर इक्वल टू T नोट बाय अल्फा और यहाँ से V का वैल्यू आ चुका है अल्फा बाय T नोट बाय अल्फा। तो V का वैल्यू जब T नोट बाय अल्फा होगा तो उसके कोरस्पोंडिंग जो प्रेशर का वैल्यू आएगा वो मिनिमम होगा। तो इसको हम लोग वैल्यू पुट ही कर देते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करके रखते हैं तो प्रेशर का वैल्यू जो आ गया है हमको NR को कॉमन ले लेते हैं, NR को कॉमन ले लो। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे V है वहाँ पे क्या लिखेंगे T नोट बाय √2। तो ये हो जाएगा T नोट बाय अल्फा ऊपर कर दो और √2 T नोट नीचे कर दिए। अब प्लस में जहाँ पे V है उसको T नोट बाय अल्फा कर देते हैं, T नोट बाय सॉरी अरे बाबा V की जगह पे NR तो कॉमन ले लिए हैं। तो ये अल्फा T नोट बाय √ अल्फा हो गया। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो ये अल्फा अल्फा एक रूट में ऊपर है तो ये √ अल्फा T नोट हो जाएगा और यहाँ पे √T नोट है। तो यहाँ से देखो कि अपने को मिल रहा है ये T नोट अल्फा रूट में जाएगा और ये भी T नोट अल्फा रूट में जाएगा। तो यहाँ से अपने को प्रेशर जो मिल चुका है मिनिमम का वैल्यू 2NR √T नोट अल्फा। तो इसका मतलब मिनिमम टेम्परेचर जो होगा सॉरी मिनिमम प्रेशर जो होगा वो ये होगा 2NR √T नोट इंटू अल्फा। तो वॉल्यूम एक्सपेंड जब करेगा तो उस वॉल्यूम एक्सपेंशन के दौरान एक ऐसा वैल्यू आएगा प्रेशर का जिससे में 2NR √T नोट इंटू अल्फा होगा। देखो T नोट भी कांस्टेंट है और अल्फा भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से इस तरह से हमको उस टर्म पे प्रेशर का वैल्यू जो होगा वो सबसे कम होगा। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा खासा था जिसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो आज से क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी आइडियल गैस के अंदर पढ़ाया जा रहा है तुम उसको रिवाइज स्टेट में रख रहे हो और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी लगाओगे। तो जो भी कंसेप्चुअल पार्ट है हम उसको अच्छी तरह से डिटेल में कंप्लीट करते जा रहे हैं, कवर करते जा रहे हैं और तुमसे उम्मीद रखते हैं कि तुम भी इसे सही सही कंप्लीट करोगे। तो पढ़ाई करते रहो। टेक केयर एंड बाय बाय।